जेएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं जितेंद्र सिंह दिसंबर सीटेट में होने वाले आपके सीडीपी से संबंधित पहले और दूसरे प्रश्न के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे, आप कितने पानी में यहां पर चेक करेंगे। रोजाना रात 8 बजे हम मिलते हैं इसी चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, इसका आंसर बताइए। शिक्षक के लिए छात्रों की शिक्षा को बढ़ाने के लिए प्रतिपुष्टि का उपयोग करने का सबसे प्रभावी तरीका, यानी प्रतिपुष्टि फीडबैक, यानी कि फीडबैक देने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। तो 4 पॉइंट है, चारों में से कौन सा है देखते हैं। पहला पॉइंट, केवल शैक्षणिक वर्ष के अंत में संकलनात्मक आकलन के दौरान प्रतिपुष्टि प्रदान करनी चाहिए। वर्ष के अंत में करेंगे यानी पूरा पढ़ाने के बाद, ये बात बिल्कुल गलत है। हम ये जो है प्रतिपुष्टि देने का सही तरीका नहीं है। दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट यहां पर, तत्काल और रचनात्मक प्रतिपुष्टि दें जो सुधार के लिए विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करे। तत्काल यानी कि जब पढ़ा रहे हैं आप उसके साथ साथ प्रतिपुष्टि दें, और रचनात्मक प्रतिपुष्टि दें तो और जो हमारे जो भी क्षेत्र में जो भी सिखा रहे हैं उसमें सुधार के लिए जो है विशेष योगदान देती है ये जो तत्काल प्रतिपुष्टि होती है। तो ये बात यहां पर सही है। इसके अलावा 2 ऑप्शन क्यों गलत हैं ये भी देख लेते हैं। केवल गतिविधियों को हाईलाइट करें और छात्रों से उन्हें दोहराने से बचने के लिए क्या है, यानी कि उनकी गलतियों को, केवल छात्रों की गलतियों को हाईलाइट कर दें और उस बता दें कि इसे नहीं दोहराना इन गलतियों को, तो ये भी कोई अच्छा जो है फीडबैक नहीं होता। और ऑप्शन नंबर 4 क्यों गलत है। छात्रों के प्रदर्शन के उनके साथियों के साथ तुलना करने के साधन के रूप में प्रतिपुष्टि का उपयोग करें, यानी कि किसी से किसी की तुलना करके कभी भी जो है हम कोई जो है किसी को अच्छे से नहीं सिखा सकते। तो ये भी जो है कोई अच्छा साधन नहीं है, अच्छी बात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही होगा। तत्काल और रचनात्मक प्रतिपुष्टि देनी चाहिए हमें, ये जो है सबसे प्रभावी तरीका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। आप बताइए कि आपके कितने सही होते हैं। अभिकथन, विद्यालय पाठ्यक्रम में शिक्षार्थी के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। जो बच्चों के अंदर सांस्कृतिक ज्ञान है तो विद्यालय के पाठ्यक्रम में उसका स्थान होना चाहिए। कारण क्या दे रहे हैं ये, विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति पहचान बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना अधिगम की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो ये दोनों ही बातें सही हैं और ये जो है आर की सही व्याख्या करता है ए, यानी कि विद्यालय में हमें जो है बच्चे की जो सांस्कृतिक ज्ञान है, जो बच्चे का संस्कृति है, जो जहां रहता है जिस परिवेश में जो संस्कृति से आता है उस संस्कृति का उचित ज्ञान दें, और उसे उचित ज्ञान होगा उस संस्कृति का तो उसके जो सीखने की प्रक्रिया में है वो जो चीजें हैं उसकी सांस्कृतिक पहचान उसका जो है चीज में सहयोग करेंगी। तो आर भी सही है, ए भी सही है, दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो ये जो है बात यहां पर ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चीज अधिगम के रूप में आकलन की मुख्य विशेषता है। अधिगम के रूप में आकलन, तो कौन सी चीज यहां पर देखते हैं। सबसे पहले पिछली क्लास में भी इस पर काफी चर्चा हुई है। पहला पॉइंट देखते हैं, शिक्षक छात्रों की उपलब्धियों को मापने के लिए मूल्यांकन करता है और ग्रेडिंग प्रदान करता है। यह बात गलत है, यानी बच्चों की केवल हमें उपलब्धियां नहीं नापनी, यानी कि वो उसने बीए कर लिया, उसने एमए कर लिया, उसने इतनी पढ़ाई कर ली, उसका मूल्यांकन उसकी उपलब्धि नहीं करनी और ना ही सब ग्रेडिंग देनी है कि फर्स्ट डिवीजन हो गया, सेकंड डिवीजन हो गया, ग्रेड नहीं देनी है इस आकलन के तहत। तो ये बात गलत है। छात्र अपने शिक्षक से प्रतिपुष्टि के निष्क्रिय तात्पर्य प्राप्त करता होते हैं, यानी कि जो छात्र है वो अपने शिक्षक से जो फीडबैक ले रहे हैं वहां पर निष्क्रिय प्राप्त करता होते हैं। ये बात भी यहाँ पर जो है गलत है। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, छात्र अपनी प्रगति की निगरानी करने, अपने अधिगम पर विचार करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ये बात सही है। अधिगम के रूप में आकलन में जो है छात्र स्वयं अपनी निगरानी करता है और स्वयं अपने सीखने वाली प्रक्रिया पर, सीखे गए ज्ञान पर खुद विचार करता है, चिंतन करता है, मनन करता है। तो यही क्या होता है, अधिगम के रूप में आकलन होता है। तो ये बात इसको पुष्ट करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही होगा। 4 भी देख लेते हैं, मूल्यांकन का उपयोग मानकीकृत बेंचमार्क के विरुद्ध छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए किए जाते हैं, यानी कि किसी भी मानकीकृत परीक्षण द्वारा किसी बच्चे का कोई भी जो है प्रदर्शन चेक कर लिया जाए, तुलना कर ली जाए, तो ये बात भी यहाँ पर गलत है। तो अधिगम के रूप में आकलन केवल बच्चा अपना स्वयं का आकलन करता है, अपने सीखे हुए विचार पर, अपनी जो उसकी कैपेबिलिटी है उस पर विचार विमर्श करता है, तो उसे बोलते हैं अधिगम के रूप में आकलन। अब बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। मैं कक्षा 7 का शिक्षक हूं, मुझे प्रधान शिक्षक द्वारा अपनी कक्षा में विभेदित अनुदेशन का उपयोग करने के लिए कहा गया। मुझे निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। विभेदित अनुदेशन यानी कि विभिन्न प्रकार के अनुदेशन देकर जो है क्लास को पढ़ाना है जो बच्चों की आवश्यकता के अनुसार।
तो पहला पॉइंट देखते हैं, सभी छात्रों को उनकी क्षमताओं की परवाह किए बिना एक ही पाठ और एक ही गतिविधि करवानी चाहिए। यानी सभी छात्रों को एक ही चीज एक ही तरीके से कैसे पढ़ा दें, उनकी जो हमें कोई परवाह नहीं करनी, छात्रों केवल उसे ही पढ़ा दे में एक ही तरीके से पूरी क्लास को एक ही डंडे से सारी चीजों को हाँकते चलाएं, ये चीज गलत है। ऑप्शन पहला गलत है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, छात्रों को उनकी अधिगम की शैली के आधार पर समूहीकृत करना और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए गतिविधियों को तैयार करना, ये बात यहां पर जच रही है, ये बात सही है। और अब अगला देखते हैं पॉइंट नंबर 3, उच्च उपलब्धि वाले छात्रों पर अतिरिक्त ध्यान केंद्रित करना ताकि उनकी क्षमता को अधिकतम किया जा सके। केवल उच्च उपलब्धि पे हमें ध्यान नहीं देना, हमें हर तरीके के बच्चे को साथ लेकर चलना है। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए संघर्षरत शिक्षार्थियों को अधिक कार्यभार देना। यानी जो पहले से संघर्ष कर रहे हैं विद्यार्थी और उन्हें और कार्यभार अधिक देते हैं, तो ये भी जो है यहाँ पर अधिगम करवाने की कोई अच्छी बात नहीं है। तो केवल यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा और ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पे देखिए, आप इसका पढ़िए और विकल्प बताइए क्या होगा। एक शिक्षक एक क्रियाकलाप तैयार करता है जिसमें छात्र एक चेकलिस्ट का उपयोग करके अपने स्वयं के काम का आकलन करते हैं और फिर सहपाठियों के साथ अपनी आत्म मूल्यांकन पर चर्चा करते हैं। इसका उद्देश्य छात्रों को उनकी ताकत को पहचानने और सुधार के क्षेत्र की पहचान करने में मदद करना है। इस मूल्यांकन दृष्टिकोण का उद्देश्य छात्रों में क्या विकसित करना है। तो इसमें क्या विकसित करना है, तो इसमें क्या है, जो एक शिक्षक है कि ऐसा क्रियाकलाप तैयार कर रहे हैं जिसमें छात्र जो है स्वयं एक चेकलिस्ट का उपयोग करते हैं, खुद अपनी कमियों को, अपनी जो उसकी बल है, जो उसकी कमी है, उन सबको जो है आंकते हैं और एक जो है चेकलिस्ट तैयार करते हैं और अपना मूल्यांकन स्वयं करते हैं छात्र। तो वो क्या चीज होगी, कौन से उद्देश्य को विकसित करेगी। पहला यहाँ पर पॉइंट दिया है, साथियों के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं, ये बात गलत है, कंपटीशन नहीं करना है। आत्म नियमन एवं परासंज्ञानात्मक कौशल, ये चीज यहां पर हो रही है छात्रों में कि छात्र क्या है इस तरीके से अपना खुद का जो है आकलन कर पाएंगे, अपना खुद का जो है नियमन कर पाएंगे और अपने संज्ञान को अपने आप ही जो है बढ़ा पाएंगे, उसका आकलन कर पाएंगे। तो ये बात यहां पर सही है। याद रखना और रटना ये चीज भी गलत है और शिक्षक की प्रतिक्रिया पर निर्भर रहना ये चीज भी इसमें गलत है। केवल जो है इस तरीके का मूल्यांकन इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए या छात्रों के अंदर ये चीज विकसित करने के लिए बनाया जाता है। तो ये यहां पर ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, एक शिक्षक एक ऐतिहासिक स्थल की फील्ड ट्रिप का आयोजन करता है और छात्रों को समूह चर्चा और रचनात्मक परियोजनाओं के माध्यम से अपने अनुभवों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह शिक्षण पद्धति इसका एक उदाहरण है। यानी कि कोई शिक्षक है, कोई अध्यापक है, एक ऐतिहासिक फील्ड ट्रिप पे ले जाता है छात्रों को और वहां पर उसके बाद जो है सामूहिक चर्चा करवाते हैं और रचनात्मक परियोजना के माध्यम से अपने अनुभवों को छात्रों से विचार प्रस्तुत करने को लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। तो ये किस चीज का उदाहरण हुआ, रटने का नहीं है, इसमें रटना नहीं चलेगा। इसमें अनुभवात्मक अधिगम, यानी कि जो बच्चे ने वहां पर जाकर अनुभव किया, जो बच्चे ने फील्ड में जाकर अनुभव किया, उस चीज को देखकर जो सीखा, तो उसका जो अनुभव है उसके द्वारा वो सीखा, यानी कि अपने अनुभवों द्वारा कोई चीज सीख रहा है, तो अनुभवात्मक अधिगम यहां पर इसका ऑप्शन सही होगा। व्यवहारिक शिक्षण नहीं है। व्यवहारिक शिक्षण में तो केवल बच्चे को जो है एक तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे सर्कस में जानवरों को ट्रेन किया जाता है पुरस्कार और दंड देकर, और प्रत्यक्ष अनुदेशन भी ये नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाता है। संरचनात्मक यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाता है। तो पॉइंट 1 देखेंगे, छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन। देखिए रचनात्मक मूल्यांकन या संरचनात्मक मूल्यांकन बच्चे के पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए आगे की नई अवधारणा शुरू करता है। तो ये तो इसकी विशेषता हुई, हमें यहाँ पर नहीं पूछा गया है, यानी कि जो भी संरचनात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है वो यहाँ पर बतानी है। ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे, छात्रों और शिक्षकों को जो है अग्रामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया आकलन, यानी कि जो कक्षा चल रही है उसी में जो है बच्चे का आकलन किया गया और उसी के दौरान उसे फीडबैक मिल गया शिक्षकों की बच्चा कितना सीखा कितना नहीं सीखा। तो ये भी रचनात्मक मूल्यांकन का एक उदाहरण है। पॉइंट नंबर 3 देखेंगे, एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंडों के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। तो ये रचनात्मक मूल्यांकन का गुण नहीं है, ये समेटिव असेसमेंट, यानी कि जो संकालात्मक या वर्ष के अंत में जो परीक्षाएं होती हैं या छमाही परीक्षाएं होती हैं
तो वो उस तरीके का ये आकलन है। इसमें एक मानक सेट होता है कि आपको 100 में से 33 नंबर लाने हैं और किसके कितने नंबर आए हैं, एक तरीके से दूसरे तुलना करना। इस चीज को जो है ये संकल्पात्मक मूल्यांकन है, यानी योगात्मक मूल्यांकन, जो वर्ष के आखिर में होता है या छमाही में या तिमाही परीक्षाओं में होता है। तो ये रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। चौथी, एक छात्र के अधिगम में अवधारणाओं की पहचान करने के लिए उपयोगी किए जाने वाला आकलन, यानी जो छात्र के अंदर जो अधिगम से संबंधित अवधारणाएं हैं तो उनकी पहचान भी हम जो है रचनात्मक मूल्यांकन के माध्यम से कर सकते हैं। तो केवल जो है नकार जो रहा है एक चीज जो है वो तीसरा पॉइंट बता रहा है कि रचनात्मक मूल्यांकन की ये विशेषता नहीं है और हमें नहीं ही ढूंढना था। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न किसी छात्र की जानकारी का समालोचनात्मक मूल्यांकन करने की क्षमता का आकलन करने में मदद करते हैं। समालोचनात्मक मूल्यांकन यानी जिसमें तर्क वितर्क शामिल हो और उस किसी चीज को उदाहरण बतौर उसे सिद्ध किया जाए। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, ऐसे प्रश्न जो किसी शब्द की सरल भाषा परिभाषा पूछते हैं, यानी कि कोई रटी रटाई परिभाषा है कि नाउन किसे कहते हैं या सर्वनाम किसे कहते हैं वो बता दे, तो उसमें आलोचना या समालोचना या कोई तर्क वितर्क हुआ ही नहीं, तो ये चीज गलत है। इसमें ये जो है समालोचनात्मक मूल्यांकन यहाँ पर नहीं दिखता। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, ऐसे प्रश्न जो छात्री व्यक्तिगत राय हो, व्यक्तिगत राय केवल किसी की पूछ ली तो उसमें ऐसी कोई तर्क वितर्क वाली बात नहीं होगी, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर सही नहीं है। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, ऐसे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरण पूछे, ये बात सही है कि ऐसे प्रश्न पूछे जाए जो पाठ को जो है समझने में या पाठ को जो है आगे बढ़ाने में सीखने में जो चीज सिखा रहे हैं उसमें जो है उदाहरण बतौर पूछे जाए ऐसे प्रश्न, उसकी जो है आलोचना विवेचना या उसका जो तर्क वितर्क किया जाए उन प्रश्नों के माध्यम से, जिससे वो कंसेप्ट क्लियर होगा। तो ये बात यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ऐसे प्रश्न जो पाठ का सारांश पूछते हो तो ये कोई रटी हुई बात नहीं पूछनी, तो ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है और सही ऑप्शन है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, एक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक छात्रों को अवधारणा और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक अधिगम को सक्षम बनाना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? तो यहाँ पर देखेंगे, छात्रों को नियम और परिभाषा याद करवा दें, यानी केवल रटवा दे, रटवाने से कोई ऐसी चीज नहीं निकलती। छात्रों को बहुविकल्पीय प्रश्न वाली कार्य पत्रिका पूरी करने को दे, यानी कि केवल एक प्रश्न के 4 उत्तर दे दिए तो उससे भी जो है कोई जो है बच्चे को ज्यादा सीखने को नहीं मिलेगा और ना ही उसके सामने कोई ऐसी चीजें जो तर्क वितर्क वाली चीजें वो भी नहीं निकल पाएंगी। तो ये बात भी गलत है। विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन की विधि सीखनी है, यानी कि यहाँ पर जानवरों को सर्कस में काम नहीं कराना, उन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं देनी, तो ये भी चीज गलत है। ये एक व्यवहारवाद वाली प्रक्रियाएं अब नहीं चलती है, जो पुराने समय में चलती थी 1950 से पहले, ये उस समय चलती थी, अब नहीं चलती। अब जो है वर्तमान में छात्रों को छोटे छोटे समूह में वर्तमान मुद्दों पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष को कक्षा में प्रस्तुत करने दें। ये एक चीज बेहतरीन होगी, जिससे बच्चों का संज्ञानात्मक और उनके तर्क वितर्क सोचने की क्षमता सारी चीजें जो है निकलकर सामने आएंगी। यानी बच्चों को छोटे छोटे समूह में बांट के वर्तमान मुद्दों पर किसी भी मुद्दे को दे दो कि भाई जो है पेड़ हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो बच्चे उस पर रिसर्च करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे और फिर निष्कर्ष निकालकर कक्षा में प्रस्तुत करेंगे। तो इस तरीके से बच्चा जो है एक उत्कृष्ट बच्चा निकल कर आएगा। अगला देखते हैं, क्षति एक डैश स्थिति है जबकि अक्षमता एक स्थिति है। तो क्षति क्या होती है? क्षति का मतलब होता है जब आपका कोई चोट लग गई, आपका कोई अचानक आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, उसके कारण आपका हाथ पैर या कोई भी आपका फिजिकली अंग खत्म हो गया, यानी कि आपका शारीरिक अंग कट गया अचानक, या फिजिकली जैविक जो स्थिति है उसे बोलते हैं क्षति। और जो आप उस क्षति के कारण काम नहीं कर पा रहे, काम करने में अक्षम है, तो वो हो गया आपकी अक्षमता। यानी क्षति क्या हुई आपकी? जो जैविक हानि हुई, आपके शरीर में जो हानि हुई, तो वो क्या हुई? आपकी क्षति हुई। और जो आप उस काम को नहीं कर पा रहे, आपका हाथ नहीं है, आपका पैर कट गया, यानी कार्य करने में कार्यात्मक स्थिति में जो प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कोई क्या हुई? आपकी अक्षमता हुई। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञान और भावना के बीच संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? यानी आपका जो ब्रेन है और आपका जो दिल है, यानी कि आपकी भावनाएं संवेग जो है और आपका जो संज्ञान है ज्ञान है, उसके बीच में उपयुक्त संबंध जो बताएगा, कौन सा कथन बताएगा, कौन सी चीज परिभाषित करेगी? तो 4 कथन है। पहला देखते हैं, संज्ञान और संवेग 2 स्वतंत्र प्रणालियां हैं। बिल्कुल गलत। संज्ञान और संवेग एक दूसरे पर दोनों निर्भर हैं। अगर किसी के संवेग काबू में नहीं होंगे तो उसका ज्ञान जो है, उसका दिमाग जो है सही से काम नहीं करेगा, और जिसका दिमाग काबू में नहीं होगा तो उसके संवेग काबू में नहीं होंगे, तो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। संज्ञान और यहां दोनों ही एक बात लिखी, संज्ञान और संवेग आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर है। ये बात बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन ही जो है 2 होगा इसका। अगला देख लेते हैं, संज्ञान संवेग को प्रभावित करता है लेकिन इसके विपरीत नहीं, ये बात गलत है। संज्ञान संवेग को तो करता है लेकिन संवेग संज्ञान को नहीं करता है।
और इसमें भी ये भी गलत है, दोनों ही गलत है, तीनों ही ऑप्शन गलत है। लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि संज्ञान जो है आपका संवेग को प्रभावित करता है, संवेग जो है आपके संज्ञान को प्रभावित करते हैं और आपस में एक दूसरे से पारस्परिक रूप से निर्भर है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका सही होगा। अब देखते हैं, देखिए आज के लिए इतना ही है, लेकिन आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप इस बात को हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी क्लास रही होगी, हम आशा करते हैं। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।